नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट आर्म्ड ड्रोन्स की तरफ से है। आजकल ड्रोन्स और यूएवीज का डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिस वजह से सर्वेलेंस से लेके अटैक तक करने के लिए इनका इस्तेमाल अभी किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है। और पहले जबकि ड्रोन्स को सिर्फ सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया रहा था, अभी इनको स्ट्राइक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी के चलते भारत की तरफ से एक आर्म्ड मेल ड्रोन को डेवलप करने का फैसला किया गया था, जिसका नाम आर्चर NG होने वाला था। अभी पता चला है कि जल्दी इस ड्रोन की पहली प्रोटोटाइप की रोल आउट किया जाने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा अगले महीने के अंत तक इसको तैयार कर दिया जाएगा। इसे एक तरीके से मल्टीपल रोल के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, जिस वजह से ये एक बार में सर्वेलेंस, रिकॉनेंस, टारगेट एक्विजिशन, ट्रैकिंग और स्ट्राइक जैसे मिशन को कर पाएगा। इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को इस्तेमाल किया जाएगा, जिस वजह से हम आसानी से इसको नॉन लाइन ऑफ साइट एंगेजमेंट के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे और डिप्लॉय कर पाएंगे। इसमें हम कुल मिलाकर 350 kg तक की पेलोड को भी कैरी कर सकते हैं और ये किसी भी तरीके की वेदर कंडीशन में ऑपरेट कर सकता है। और इसकी सबसे खास बात यह कि इसमें ऑटो टेक ऑफ और लैंडिंग जैसे सिस्टम मौजूद है, जिस वजह से इसको टेक ऑफ और लैंड कराने में हमको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। नॉर्मली जो ड्रोन्स होते हैं, इनको टेक ऑफ और लैंड कराते समय ये क्रैश होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होने वाला है। इनिशियली इसकी पहली प्रोटोटाइप को लगभग 2023 की जून या जुलाई के अंदर ही तैयार करने का प्लान किया गया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन में कुछ दिक्कत आने की वजह से और डिले होने की वजह से इसकी पहली प्रोटोटाइप को तैयार करने में 2 से 3 महीने डिले हो चुका है। लेकिन अभी आने वाले 6 महीने के अंदर इसकी पहली टेस्ट को कंप्लीट करने का वादा AD की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है। ये काफ़ी हद तक रुस्तम 2 या तापस ड्रोन से डिराइव किया गया एक सिस्टम है, लेकिन आगे चल के इसको एक आर्म ड्रोन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अगला अपडेट भी ड्रोन्स और लॉइटरिंग मुनिशंस के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि अभी नेवी की तरफ से अपनी वॉरशिप्स को दुश्मन की लॉइटरिंग मुनिशंस को और ड्रोन्स की खतरों से सेफ रखने के लिए स्पेशल 30 mm के मुनिशन को एक्वायर करने का फैसला किया गया था, जिसको DRDO की तरफ से डेवलप किया गया। इस अम्युनिशन को हमारी नेवी की किसी भी एग्जिस्टिंग AK-630 जैसे क्लोज इन वेपन सिस्टम में इस्तेमाल किया जा सकता है और ये दुश्मन की स्वार्म ड्रोन्स अटैक से हमारे वॉरशिप्स को सुरक्षित रख सकते हैं। ये ड्रोन्स के खिलाफ एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होने वाला है, जिससे बिना किसी मॉडिफिकेशन के सभी एग्जिस्टिंग वॉरशिप्स में हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके बाद अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी अपनी सभी एयरबेस में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक नई कॉस्ट इफेक्टिव क्लोज इन वेपन सिस्टम को डेवलप करने का फैसला किया गया। आमतौर पर जो AK-630 सिस्टम है, ये एक नेवल सिस्टम है, तो अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक लैंड बेस्ड सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसको सेम रोल के लिए हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। और इनको अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी अलग अलग एयरबेस में डिप्लॉय करने का फैसला किया जा रहा है। पहले से ही इंडियन एयरफोर्स की सभी एयरबेस को अलग अलग लेयर की एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि MRSAM हो जाए, ACAS-SAM हो जाए, उनसे प्रोटेक्ट किया जा चुका है। लेकिन अगर दुश्मन की स्वार्म ड्रोन या किसी लॉइटरिंग मुनिशन से हमारे ऊपर हमला किया जाता है, जो कि साइज में बहुत छोटा होगा, तो हम कीमती इंटरसेप्टर मिसाइल्स को या एयर डिफेंस मिसाइल को दुश्मन की छोटे साइज के ड्रोन या लॉइटरिंग मुनिशंस को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होने वाला है। मान लीजिए हमारे ऊपर कोई ड्रोन से हमला किया था, जो कि स्मॉल ड्रोन या माइक्रो ड्रोन है, जिसका कॉस्ट बस कुछ ही लाख रुपए के अंदर है, लेकिन हम अगर उसको इंटरसेप्टर मिसाइल से या MRSAM से या ACAS-SAM जैसे मिसाइल सिस्टम से मार के गिराने की कोशिश करेंगे, जिसमें सिर्फ मिसाइल की कॉस्ट ही 4 से 5 करोड़ से ज़्यादा का होता है, तो ये इकोनॉमिकली एक आइडियल चॉइस नहीं होने वाली। इसी वजह से अभी एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन की तलाश किया जा रहा है, जिसमें एक स्पेशल क्लोज इन वेपन सिस्टम को डेवलप किया जाएगा, जो कि एयरबेस को ऐसे खतरों से सेफ रखने का काम करने वाला है, यानी कि स्वार्म ड्रोन या किसी भी छोटे साइज के ड्रोन्स और लॉइटरिंग मुनिशन से सुरक्षित रखने का काम करने वाला है। आमतौर पर इनकी रेंज 3 से 4 किलोमीटर तक होने वाली है और स्वार्म ड्रोन्स को टारगेट करने के लिए भी इसमें इस्तेमाल करने के लिए अभी एक स्पेशल अम्युनिशन को डेवलप किया चुका है, जो कि काफ़ी इफेक्टिव साबित होने वाला है। साथ ही अभी एंटी ड्रोन सिस्टम को भी अलग अलग एयरबेस में तैनात करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसके साथ अगर हम इन नई क्लोज इन वेपन सिस्टम को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, तो ये एक इफेक्टिव हार्ड किल सोल्यूशन को प्रोवाइड करेंगे, जो कि ऐसे किसी भी खतरों के लिए हमारे लिए एक मल्टी लेयर सोल्यूशन की तरह काम करने वाले हैं। अगला अपडेट यूएस की स्पाई प्लेन को लेकर, न्यूक्लियर स्निफर एयरक्राफ्ट को लेकर। लगभग 3 से 4 दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि अभी
यूएस की एक स्पाई प्लेन को भारत के तट के करीब देखा गया था, जो कि हमारी वेस्टर्न कोस्ट से होते हुए कराची के करीब उड़ान भर रहा था और उसके बाद कतर के आसपास कहीं पर लैंड कर गया था। अब ये बात संदेह किया जा रहा था कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जो कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के काफ़ी करीब भी था, तो हो सकता है यूनाइटेड स्टेट का जो स्पाई प्लेन था, जो कि खास करके न्यूक्लियर रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए मॉडिफाई किया गया, वो उसी वजह से उस रीजन में उड़ान भर रहा था। और आज एक बार फिर से यूएस की सेम एयरक्राफ्ट को कराची के करीब उड़ान भरते हुए देखा गया था। अब ऐसा लगने लगा है कि ज़रूर पाकिस्तान की देरा गाजी खान एरिया में जो ब्लास्ट हुआ था उसके साथ यूनाइटेड स्टेट की स्पाई प्लेन का कोई ना कोई लिंक ज़रूर है। आप सबको शायद पता होगा कि इस रीजन में पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादातर अपनी न्यूक्लियर फ्यूल यानी कि यूरेनियम सप्लाई को रखा जाता है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है। तो इस रीजन में धमाका होने के बाद ये ग्लोबल थ्रेट भी बन सकता था, खास करके भारत के लिए भी थोड़े परेशानी क्रिएट कर सकते थे। लेकिन अभी कुछ और सोर्सेज की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि जब इजराइल और हमास के बीच लड़ाई शुरू हुआ था तो उससे लगभग 1 महीने पहले पाकिस्तान की तरफ से किसी देश को या किसी को 1 से 2 न्यूक्लियर वेपन को बेचा गया था। और अगर ये बात सच निकलती है तो ये ग्लोबली एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। और अगर ये बात सच होता है तो इससे साफ होता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स को रखने के लायक नहीं है। हालांकि इस सोर्स को वेरीफाई करना अभी बहुत ही मुश्किल हो सकता है, तो हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल कराची के करीब रेगुलर बेसिस पर यूएस की न्यूक्लियर स्टिफर एयरक्राफ्ट का उड़ान भरना ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की देरा गाजी खान एरिया में जो ब्लास्ट हुआ था वो कोई नॉर्मल ब्लास्ट नहीं था और इसमें ज़रूर कुछ गड़बड़ है, जो कि पाकिस्तान अभी बाहर दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहा है। और इसी बात को यूएस की तरफ से काफ़ी सीरियसली लिया जा रहा है और हो सकता है इससे आगे चल के भारत के लिए भी खतरा हो, लेकिन अभी के लिए इसके बारे में कोई जानकारी पता नहीं चल पा रही। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।